फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अप्रैल 2023 से IC38 का जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है, अपडेट हो गया है। तो अब जो आपको एग्जाम्स आते हैं वो नए सिलेबस के हिसाब से और नए कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से आते हैं। मींस जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए एक सीरीज बनाई गई है और इस सीरीज का नाम है सुपर 50 सीरीज। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या आपको बताए जाएंगे वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, नए कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से हैं। तो इस सीरीज में हर एक वीडियो में 50-50 क्वेश्चंस होंगे और एक खास बात, हर एक क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा उसे आप ध्यान से करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके कॉन्सेप्ट तो वही रहते हैं, सिर्फ लैंग्वेज, जो पूछने की लैंग्वेज है वो चेंज कर दी जाती है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। आज हम करेंगे सुपर 50 सीरीज का पार्ट 4। पहला क्वेश्चन है, एन इंटरनेशनल कोड ऑफ डैश रूल्स अप्लाइड टू मराइन लॉसेस। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो समुद्री नुकसान होते हैं, मीन्स जो समुद्री जहाज होते हैं ना, उनमें जो भी लॉसेस होने की चांसेस रहते हैं, तो उनके लिए ना एक इंटरनेशनल कोड ऑफ रूल्स बनाए गए हैं। आपको उन रूल्स का नाम बताना है। ऑप्शंस दी गई हैं, यॉर्क एंड ट्रैप रूल, यॉर्क एंटी पैरल रूल, बोथ ए एंड बी, एंड नन। तो देखिए, जो ये इंटरनेशनल कोड ऑफ रूल्स हैं ये हैं यॉर्क एंड ट्रैप रूल। ये बेसिकली मैरीटाइम रूल्स हैं जो कि 1890 मीन्स 1890 में इनको बनाया गया था। स्पेशली बनाया गया था जो समुद्री जहाज़ों में होने वाला नुकसान है उनको कवर अप करने के लिए या उनके रिगार्डिंग। तो ऑप्शन ए मीन्स यॉर्क एंड ट्रैप रूल इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यू दिल्ली इज़ हेड ऑफिस ऑफ। आपको बताना है कि नई दिल्ली कौन सी कंपनी का हेड ऑफिस है। नीचे ऑप्शंस दी गई हैं, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। देखिए, जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है ना, इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। तो ऑप्शन बी जो है ये आएगा राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश आर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स अंडर द पॉलिसी। आपको बताना है कि पॉलिसी के अंडर जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शंस दी गई हैं, राइडर्स, लोन्स, बोथ ए एंड बी, एंड नन। तो देखिए, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं ना पॉलिसी के अंडर, उसे ना राइडर कहते हैं। देखिए, राइडर क्या है, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है, या आप कह सकते हैं कि जब जो बेसिक पॉलिसी रहती है ना उसमें अगर आप और एक्स्ट्रा चीज़ें डलवाना चाहते हैं, फ़ायदे डलवाना चाहते हैं, तो उन्हें राइडर्स कहा जाता है। देखिए, जैसे अगर हम बाज़ार जाते हैं, पिज़्ज़ा लेते हैं, है ना, और अपनी पसंद की टॉपिंग्स डलवाते हैं ना, तो उसी तरह से एक पॉलिसी में भी जो राइडर्स हैं ना, ये आपकी पसंद के हिसाब से आप ऐड करवा सकते हैं और इनके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है। ठीक है, तो इन्हें राइडर्स कहा जाता है। और राइडर जो है ना 4-5 टाइप के रहते हैं, पॉलिसी टू पॉलिसी ये वेरी करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इंश्योरेंस पॉलिसी विल बी ओनली इफ डैश इज पेड। देखिए, अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी होगी अगर डैश जो है पे कर दिया गया है। ऑप्शंस क्या हैं, पॉलिसी, प्रीमियम, डॉक्यूमेंट एंड नन। तो देखिए, पॉलिसी और डॉक्यूमेंट तो हम पे नहीं कर सकते हैं ना, हम पे क्या करते हैं, पे करते हैं हम प्रीमियम, जिसे हम हिंदी में किस्त भी कहते हैं। तो एक पॉलिसी कब मानी जाएगी कि हो गई है, या हम कह सकते हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट है वो है, कब होगा वो, अगर आपने प्रीमियम जो है वो पे कर दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी जो है ये आएगा राइट आंसर। चलिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन एंड डैश इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
एंड एट द टाइम ऑफ लॉस। अब देखिए नीचे ना कुछ पॉलिसीज दी गई हैं और पूछा गया है कि वो कौन सी पॉलिसी है या कौन सी टाइप ऑफ इंश्योरेंस है जिसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है वो दो समय प्रेजेंट होना चाहिए। एक तो जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है और एक जब लॉस हो जाएगा। मीन्स दोनों समय पर, दोनों टाइम पर ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है प्रेजेंट होगा। कब? जब आपने इंश्योरेंस खरीदी, मतलब जब इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, और दूसरा जब लॉस हुआ तब भी। ठीक है, ऑप्शंस हैं फायर, मराइन, प्रॉपर्टी एंड लाइफ। तो देखिए एक ही इंश्योरेंस ऐसी होती है जिसमें ना दोनों टाइम पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट को चेक किया जाता है, देखा जाता है, प्रेजेंट होना चाहिए, और वो होती है फायर इंश्योरेंस। तो ऑप्शन ए जो है ये आएगा राइट आंसर। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें पूछा गया है ट्रांजिट रिस्क कॉज्ड बाय फायर इज कवर्ड अंडर डैश पॉलिसी। देखिए अब इसमें कहा गया है कि जो ट्रांजिट रिस्क रहता है फायर की वजह से हो गया है। अब ये जो ट्रांजिट रिस्क है ना, इसका मतलब क्या है? ऐसा रिस्क जो कि गुड्स मींस जो भी आपका सामान वगैरह है स्टोरेज में, उसको जो रिस्क है ना फायर की वजह से, अब ये कहते हैं कि इज़ कवर्ड अंडर विच टाइप ऑफ पॉलिसी। भाई वो किस तरह की पॉलिसी में कवर होगा? ऑप्शंस हैं एक्सेस पॉलिसी, फ्लोटिंग पॉलिसी, ऑल रिस्क पॉलिसी एंड ट्रांजिट पॉलिसी। तो देखिए जो ट्रांजिट रिस्क है वो कौन सी पॉलिसी में कवर आएगा? ऑब्वियस सी बात है ट्रांजिट पॉलिसी में। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि डैश इज द टोटल प्रीमियम दैट अ पॉलिसी होल्डर पेज। आपको बताना है कि जो पॉलिसी होल्डर प्रीमियम पे करता है ना टोटल, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो भाई जो टोटल प्रीमियम पॉलिसी होल्डर के द्वारा पे किया जाता है ना, उसे ग्रॉस प्रीमियम कहते हैं। इसलिए ऑप्शन ए जो है ना इस क्वेश्चन में ये आएगा राइट आंसर। ग्रॉस प्रीमियम इज द टोटल प्रीमियम दैट अ पॉलिसी होल्डर पेज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये भी प्रीमियम से ही रिलेटेड पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि डैश मीन्स अ प्रीमियम विच रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द पॉलिसी। आपको उस प्रीमियम का नाम बताना है जो कि पॉलिसी की पूरी लाइफ यानी कि पॉलिसी की पूरी टर्म के दौरान चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। क्योंकि देखिए जो टोटल प्रीमियम है ना ग्रॉस प्रीमियम, उसमें तो क्या है, उसमें टैक्सेस वगैरह भी ऐड होते हैं, और जो टैक्सेस है ना वो सरकार की मतलब जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से चेंज होते रहते हैं, कभी ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो पर वो वाला वैल्यू ऑफ प्रीमियम जो पूरी पॉलिसी टर्म के दौरान या पॉलिसी की लाइफ के दौरान चेंज नहीं ना होएगा, उसे क्या कहा जाएगा, है ना। तो देखिए इसमें तो ऑप्शंस एवरेज प्रीमियम, ग्रॉस प्रीमियम, टोटल प्रीमियम और लेवल प्रीमियम दिया गया है। तो उसे कहा जाता है लेवल प्रीमियम। मीन्स लेवल प्रीमियम वो वैल्यू ऑफ प्रीमियम है जो पूरी पॉलिसी टर्म के दौरान चेंज नहीं होगा। जो चेंजेस आती हैं ना वो टैक्सेस वगैरह की चेंजेस आती हैं, जिससे कि टोटल वगैरह करके फिर ग्रॉस प्रीमियम बनता है ना। पर जो लेवल प्रीमियम है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द टाइम फ्रेम फॉर विच इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड्स कवरेज इज नोन एज डैश। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि उस टाइम पीरियड को क्या कहेंगे जिस टाइम पीरियड में जो पॉलिसी होती है ना इंश्योरेंस पॉलिसी वो कवरेज प्रोवाइड करती है। तो भाई उस टाइम को ना पॉलिसी टर्म कहते हैं। ठीक है, मीन्स जैसे मान लीजिए किसी ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और 20 साल की ली है। जैसे हम जनरली पूछ लेता है ना कोई भी व्यक्ति कि भाई ये पॉलिसी जो है ये कितने साल की होएगी, है ना। तो एक इंश्योरेंस एजेंट उसे बता देता है कि ये 20 साल की है, 15 साल की है या 25 साल की है। अब वो जो 15, 20 या 25 साल की पॉलिसी है ना उसे हम पॉलिसी की टर्म बोलते हैं। ठीक है, पॉलिसी टर्म का मतलब होता है कि कितने साल तक जो भी पॉलिसी की गई है वो कवरेज प्रोवाइड करेगी, या जनरल भाषा में समझ लो कि पॉलिसी कितने साल तक चलेगी। ठीक है, तो उस पॉलिसी की ड्यूरेशन को क्या कहा जाता है? पॉलिसी टर्म कहते हैं। इसलिए जो ऑप्शन ए है
ये आएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अब है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें कहा गया है एन एक्सेप्शनली लार्ज रिस्क इज नोन एज डैश। देखिए अगर कोई भी चीज़ है ना, उस पर बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है, तो ऐसे रिस्क को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप। तो ऑप्शंस दी गई हैं ग्रेट रिस्क, जंबो रिस्क, जाइंट रिस्क एंड नन। तो देखिए अगर एक्सेप्शनली लार्ज रिस्क है ना, तो उसे जंबो रिस्क कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब अगला जो क्वेश्चन है ना, इसमें पूछा गया है अ पर्सन हु गेन्स और बेनिफिट्स एज पर कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज डैश। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूछ रहा है कि जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे जो कि बेनिफिट लेगा। ठीक है, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा जिसको उस कॉन्ट्रैक्ट से बेनिफिट मिल रहा है। ऑप्शंस हैं बेनिफिशियरी, एन्यूटेंट, अश्योरर एंड नन। तो देखिए बेनिफिशियरी जो है इसका मतलब होता है जो फ़ायदा लेने वाला होगा। एन्यूटेंट होता है जो एन्यूटी लेता है, एन्यूटी क्या होती है, पेंशन। और अश्योरर कौन है, जो कि भरोसा दे रहा है। ठीक है, और अश्योरर जो है ना, वो तो हमारा इंश्योरर ही आ जाता है, क्योंकि इंश्योरर के द्वारा भरोसा दिया जाता है कि जो भी कंडीशन होगी उसमें जो है आपको मीन्स क्लेम हो या फिर मैच्योरिटी हो, वो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है ना। तो भाई जो पर्सन है जिसको बेनिफिट हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, उसे हम क्या कहेंगे, बेनिफिट से शब्द बन गया बेनिफिशियरी, है ना। तो ऑप्शन ए जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, बेनिफिशियरी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है इंटीमेशन ऑफ डेथ इज द इंफॉर्मेशन ऑफ डेथ टू डैश। अब देखिए अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो व्यक्ति था, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी जो इंटीमेशन है ना, वो क्या होगी, वो होगी एक प्रकार की इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब वो जो इंफॉर्मेशन ऑफ डेथ है वो आप किसे देंगे, बेनिफिशियरी को देंगे, इंश्योरर को देंगे, दोनों को देंगे, या फिर किसी को भी नहीं देंगे। तो देखिए बेनिफिशियरी को तो बाद में दी जाएगी, सबसे पहले वो किसे देनी चाहिए, इंश्योरर को, क्योंकि अगर क्लेम प्रोसेस करवाना है तो वो किसे दी जाएगी, इंश्योरर को दी जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रॉस प्रीमियम मीन्स नेट प्रीमियम प्लस डैश। देखिए अभी हम पीछे क्वेश्चंस में करके आए कि जो टोटल प्रीमियम एक पॉलिसी होल्डर भरता है उसे ग्रॉस प्रीमियम कहा जाता है। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ग्रॉस प्रीमियम है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, क्या होती है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेट प्रीमियम और उसमें क्या प्लस होगा, क्या जोड़ा जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस हैं प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंस एंड एक्सपेंस लोडिंग। ठीक है, तो ग्रॉस प्रीमियम में ना नेट प्रीमियम के साथ एक्सपेंस लोडिंग जोड़ दी जाती है, जिससे कि ग्रॉस प्रीमियम की वैल्यू बनती है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रीमियम इज इक्वल टू नेट प्रीमियम प्लस एक्सपेंस लोडिंग, मीन्स जो खर्चे वगैरह हैं उनकी लोडिंग नेट प्रीमियम के साथ जोड़ दी जाती है, तो ग्रॉस प्रीमियम जो है वो बनता है। तो ऑप्शन डी जो है ये आएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द फॉर्म ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस अगेंस्ट लॉस बाय एक्सीडेंटल बॉडीली इंजरी। आपको बताना है उस हेल्थ इंश्योरेंस की टाइप का नाम जिससे कि जो एक्सीडेंट से बॉडी को लॉस हो रहा है उसको कवरेज प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ऑप्शंस हैं प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस। तो देखिए जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस होती है ना, ये है एक प्रकार की हेल्थ इंश्योरेंस जो कि बॉडी को एक्सीडेंट से होने वाले जो चोटें वगैरह हैं या नुकसान है उनको कवरेज प्रोवाइड करती है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब जो अगला क्वेश्चन है ना, इसमें जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, उसको पहले आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है टेलर टोबैको कंपनी इज कंसर्न्ड दैट कंपनी मे बी हेल्ड लायबल
in the court of law and forced to pay a large damage award. The characteristics of judicial system that increase the frequency and severity of the losses is known as dash. अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक टेलर टोबैको कंपनी है और उन पर कोई जुर्माना वगैरह किया गया है ना, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी और उसके लिए उन्हें जो है जुर्माना देना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जुडिशियल सिस्टम की उस करैक्टरिस्टिक को आपने बताना है जिसकी वजह से ये जो कंपनी है इसके जो नुकसान वगैरह है ना वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, है ना। मीन्स क्या है कि जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें क्या है कि जो केसेस है ना कई बार वो बहुत ज़्यादा लंबे खिंचते रहते हैं। तो हमें क्या है कि उस जुडिशियल सिस्टम की करैक्टरिस्टिक के का नाम बताना है जिसकी वजह से जो लॉसेस वगैरह है ना कंपनी को वो ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस दी गई हैं मोरल हजार्ड, पर्टिकुलर रिस्क, स्पेक्यूलेटिव रिस्क और लीगल हजार्ड। तो देखिए ये ना तो मॉरल हजार्ड है, क्योंकि मॉरल हजार्ड जो है ना वो तो एक इंडिविजुअल के द्वारा खुद के लिए जो खतरा होता है ना वो होता है। पर्टिकुलर रिस्क आ जाता है जो कि एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से हो। जो स्पेक्यूलेटिव रिस्क है ना ये भी क्या है, ये एक अलग कैटेगरी ऑफ रिस्क आ जाती है। पर क्योंकि यहाँ पर ना जुडिशियल सिस्टम की उस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा गया है जिसकी वजह से कंपनी को जो है लॉसेस थोड़े से बढ़ गए हैं, है ना, तो ऐसे हजार्ड को क्या कहेंगे, लीगल हजार्ड। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो आएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सोशल कॉस्ट्स एसोसिएटेड विद द इंश्योरेंस एक्सेप्ट। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे ना कुछ ऑप्शंस दी गई हैं और वो सभी जो हैं सोशल कॉस्ट्स हैं अगर हम उनको इंश्योरेंस से रिलेट करके देखें, पर एक नहीं है। ठीक है, और वो एक जो है वो आपको ढूंढनी है। ऑप्शंस क्या हैं, द एक्सपेंस ऑफ डूइंग बिजनेस, मीन्स बिजनेस करने में जो खर्चा आ रहा है। नेक्स्ट है फ्रॉड्यूलेंट क्लेम्स, मीन्स फ्रॉड हो गया है उसके क्लेम्स। देन इन्फ्लेटेड क्लेम्स, मीन्स कुछ रिलेटेड टू महंगाई। देन इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मीन्स कैपिटल जो है उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। तो देखिए जो सोशल कॉस्ट्स है ना उनमें ए, बी और सी आ जाएंगे, पर जो डी है मीन्स इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये जो है नहीं आएगा अगर हम इंश्योरेंस से रिलेटेड बात करते हैं। तो ऑप्शन डी मीन्स इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब जो अगला क्वेश्चन है ना ये भी थोड़ा सा बड़ा है और इसको पहले समझना पड़ेगा फिर आपको इसका आंसर पता चलेगा। क्वेश्चन है ब्रॉन्सन कंपनी मैन्युफैक्चरर्स टूल्स दैट इट सेल्स टू होलसेलर। अब एक ब्रॉन्सन कंपनी है, ये क्या करती है, होल सेलर्स को ना अपने टूल्स बेचती है। ब्रॉन्सन इज कंसर्न्ड दैट इट मे बी अनेबल टू कलेक्ट मनी द कंपनी इज ओड बाय द होलसेलर। और जिस होलसेलर को मीन्स इन्होंने अपने टूल्स वगैरह बेचे हैं वो पैसा जो है वो नहीं भर पाए हैं, मीन्स उनसे जो पूरी पेमेंट आनी थी वो नहीं हो पाई है। टू एड्रेस दिस रिस्क ब्रॉन्सन कंपनी कुड परचेज। और ऐसे रिस्क से बचने के लिए जो ब्रॉन्सन कंपनी है उन्हें क्या खरीदना चाहिए, किस प्रकार का बीमा या फिर कोई और प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। ऑप्शंस हैं फिडेलिटी बॉन्ड, जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस, अलाइड लाइंस इंश्योरेंस एंड क्रेडिट इंश्योरेंस। देखिए क्योंकि यहाँ पर उधारी वाला काम चल रहा है ना, तो जो ब्रॉन्सन कंपनी है ना उन्हें ऐसे रिस्क से बचने के लिए क्रेडिट इंश्योरेंस खरीदनी चाहिए। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द रिस्क्स विच मे बी फेस्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट। देखिए आपको बताना है कि कोई भी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना वो अलग अलग प्रकार के फाइनेंशियल रिस्क फेस करती है, और जो नीचे ऑप्शंस दी गई है ना इनमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा ऐसा रिस्क है जो फाइनेंशियल रिस्क नहीं है या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसे नहीं फेस करती है। वो कौन सा ऐसा फाइनेंशियल रिस्क है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फेस नहीं करती है बाकी करती है। ऑप्शंस ढूंढो। तो ऑप्शंस हैं
इंटरेस्ट रेट रिस्क, कमोडिटी प्राइस रिस्क, प्रोडक्ट लायबिलिटी रिस्क एंड करेंसी एक्सचेंज रेट रिस्क। तो देखिए जो इंटरेस्ट रेट का रिस्क है ये तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है ना। फिर कमोडिटी प्राइस रिस्क मीन्स जो सामान वगैरह खरीदा जाता है, कच्चा माल खरीदा जाता है ना, उसका प्राइस भी बढ़ने का खतरा बना ही रहता है। फिर है करेंसी एक्सचेंज रेट रिस्क। अब देखिए जब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये अपना सामान दूसरे देशों में भेजती हैं है ना, तो फिर क्या रहता है, जो करेंसी एक्सचेंज करवाई जाती है उसका जो रेट है बढ़ जाता है, या फिर उसके जो चार्जेस देने पड़ते हैं तो वो भी रिस्क बना रहता है। पर जो प्रोडक्ट लायबिलिटी रिस्क है ना, प्रोडक्ट लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया, जो प्रोडक्ट्स की जिम्मेदारी है, अब वो तो कंपनी को रहेगा, उसमें अब फाइनेंशियल रिस्क में थोड़े ना आएगा। ये तो जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं या फिर रॉ मटेरियल है उसकी कैसे स्टोरेज वगैरह करनी है, और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है मतलब जो बन गया है उसको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करवानी है, तो वो फाइनेंशियल रिस्क में नहीं ना आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो तो अलग है, प्रोडक्ट की जिम्मेदारी वो तो कंपनी की अलग से बनेगी। तो ये जो ए बी और सी है ये तो तीनों फाइनेंशियल रिस्क आ गए, पर जो सी है मींस प्रोडक्ट लायबिलिटी रिस्क, ये फाइनेंशियल रिस्क के अंडर नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी आएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहा गया है डैश ऑफ इंडिया ऑफर्स अ रेंज ऑफ क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर टू द एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट लॉस इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आपको बताना है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो कि जो बिजनेसमैन रहते हैं ना, एक्सपोर्टर्स होते हैं जो अपना सामान एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं, तो भारत में आपको उस एजेंसी का नाम बताना है जो कि एक्सपोर्टर्स को जो सामान भेजते हैं एक देश से दूसरे देश में उसके लिए एक क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, ताकि जब चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाए उस समय जो नुकसान वगैरह है उससे कवरेज मिल सके। तो ऑप्शंस हैं RBI, LIC, ECGC एंड NAIS। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ECGC, और ECGC की फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटीड कॉरपोरेशन। ये एक ऐसी इंश्योरेंस है जो कि स्पेशली बनी है एक्सपोर्टर्स के लिए, ताकि जब वो अपना सामान और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करें तो उस टाइम जो लॉसेस हो सकते हैं उनको कवरेज प्रोवाइड की जा सके। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज NAIS स्टैंड्स फॉर। आपको NAIS की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शंस दी गई हैं नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल एग्रो इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम एंड नेशनल अथॉरिटी फॉर इंश्योरेंस स्कीम। तो देखिए NAIS की फुल फॉर्म जो है वो ऑप्शन ए है, मींस नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया डैश कंट्रोल्स and regulate the rates and advantages, terms and conditions that may be offered by insurers to in respect of general insurance business related to marine, motor, engineering and workman compensation। देखिए आपको बताना है कि इंडिया में वो कौन सी बॉडी है जो कि जितनी भी जनरल इंश्योरेंस बिजनेस रहता है ना उसको रेगुलेट और कंट्रोल करता है, ठीक है, जो भी रेट्स, एडवांटेजेस, टर्म्स, कंडीशन इन सभी को जो कंट्रोल करता है। अब जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है उसमें क्या आ गया, जैसे क्वेश्चन में बताया हुआ है मराइन इंश्योरेंस हो गई, मोटर इंश्योरेंस हो गई, है ना, इस तरह की जो इंश्योरेंस है ये सारी जनरल इंश्योरेंस या जिसे नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी कहते हैं। तो आपको उस बॉडी का नाम बताना है जो इन सारे बिजनेस को कंट्रोल करता है। ऑप्शंस हैं IRDAI, TAC, GIC, LIC। तो देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है TAC, जिसकी फुल फॉर्म रहती है टैरिफ एडवाइजरी कमेटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज TAC स्टैंड्स फॉर। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि TAC है ना क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को कंट्रोल करती है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है इसकी फुल फॉर्म क्या है।
तो देखिए अभी बात की हमने, इसकी फुल फॉर्म है टैरिफ एडवाइजरी कमेटी। ढूंढिए कौन सी ऑप्शन सही है। हाँ जी, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, मीन्स टैरिफ एडवाइजरी कमेटी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ द प्राइसिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ड्रिवन बाय मार्केट फोर्सेस। तो आपको बताना है कि इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स के प्राइस में जो चेंजेस आती हैं मार्केट की वजह से, है ना, उसे क्या कहा जाएगा। तो ऑप्शंस हैं टैरिफिंग, डी टैरिफिंग, इक्विलिब्रियम प्राइसिंग एंड फिक्स्ड प्राइसिंग। तो देखिए मार्केट की वजह से जो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट जो हैं उनके रेट्स में, प्राइस में चेंजेस आती हैं ना, उसे डी टैरिफिंग कहा जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है डैश इज़ एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ इंश्योरर्स असेट्स ओवर द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज एंड दिस अमाउंट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय IRDAI। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर जो इंश्योरर है, मीन्स जो इंश्योरेंस कंपनी है, उसके असेट्स की वैल्यू उसकी लाइबिलिटी से ज़्यादा है तो उसे क्या कहेंगे। ठीक है, असेट्स क्या हो जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी जिससे उसको बेनिफिट आएगा, और लाइबिलिटी क्या हो जाती है, उसकी जिम्मेदारियाँ, ठीक है, जहाँ पर खर्चा होएगा। तो अगर असेट्स ज़्यादा हैं लाइबिलिटीज़ के कंपैरेटिवली, तो IRDAI के हिसाब से उसे क्या कहा जाएगा, प्रॉफिट, गुडविल मार्जिन और सॉल्वेंसी मार्जिन। तो देखिए ऐसी कंडीशन को कहा जाता है सॉल्वेंसी मार्जिन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन डी। डैश आर दोज वेयर अ पार्ट ऑफ प्रीमियम इज चार्ज्ड फॉर द रिस्क कवर एंड द रेस्ट इज इन्वेस्टेड इन अ सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड्स एज पर द चॉइस ऑफ इन्वेस्टर। आपको बताना है उस इंश्योरेंस प्रोडक्ट का नाम जिसमें जो प्रीमियम दिया जाता है उसमें से कुछ भाग तो रिस्क कवर के लिए चार्ज किया जाता है और बाकी भाग जो है प्रीमियम का उसे इन्वेस्टर की चॉइस के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस हैं म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस, डबल इंश्योरेंस एंड पार्शियल इंश्योरेंस। तो देखिए म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस जैसी तो कुछ चीज़ होती ही नहीं है। डबल इंश्योरेंस जो है ये भी अलग कंसेप्ट है जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, क्योंकि डबल इंश्योरेंस क्या होता है, जब 2 बार इंश्योरेंस करवाई जाती है, ठीक है। और पार्शियल इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जब पूरे प्रोडक्ट की इंश्योरेंस नहीं करवाई जा रही है, कुछ भाग की करवाई जा रही है। तो बचा क्या, ऑप्शन बी, क्योंकि देखिए जो यूलिप प्लान है ना, जिसे हम यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान भी कह देते हैं, ये ऐसे नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं जिसमें जो टोटल प्रीमियम है ना उसका कुछ भाग तो रिस्क कवर में चला जाता है और बाकी जो भाग है ना वो मार्केट में लगा दिया जाता है, और मार्केट में भी इन्वेस्टर या पॉलिसी होल्डर की चॉइस के हिसाब से लगाया जाता है। तो उसे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान कह देते हैं या फिर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस भी कह देते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। द डेंजर ऑफ लॉस फ्रॉम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस इन फ्यूचर रेफर्स टू डैश। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्यूचर में, भविष्य में जो होना है, अब वो तो हमें नहीं पता ना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भी फ्यूचर में अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस है, मीन्स जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, अब उनसे जो नुकसान का खतरा हमेशा बना रहता है उसे आप क्या कहेंगे। तो ऑप्शन दी गई है पेरिल, हजार्ड, रिस्क और डैमेज। देखिए अब जो फ्यूचर में होना है, अब क्या होगा हमें नहीं पता। अब उस नुकसान से जो खतरा हमेशा बना रहता है ना उसे कहा जाता है रिस्क। तो आपको ध्यान रखना है क्या कहेंगे, इसे रिस्क कहेंगे। तो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर आएगा। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश पॉलिसी इज ग्रांटेड ओनली in respect of stocks of inventory of the insured under fire insurance business। अब देखिए आपको बताना है उस पॉलिसी का नाम जो कि है तो फायर इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड, और ये पॉलिसी सिर्फ दी जाती है किसे,
जो भी इन्वेंट्री रहती है ना, इन्वेंट्री का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है जहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता है, तो वहाँ पर जो मटेरियल स्टोर रहता है ना, उसे इन्वेंट्री कहेंगे। तो जो इन्वेंट्री का स्टॉक रहता है ना, उसे इंश्योर करने के लिए जो पॉलिसी ग्रांट की जाती है या फायर इंश्योरेंस बिजनेस की तरफ से दी जाती है, उस पॉलिसी का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन दी गई हैं डेक्लारेशन, फ्लोटिंग, रिप्लेसमेंट एंड वैल्यूड। तो देखिए, ऐसी पॉलिसी को ना डेक्लारेशन पॉलिसी कहते हैं, जो किसके लिए है, स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री के लिए, ठीक है। तो उसे कहेंगे डेक्लारेशन पॉलिसी, और ऑप्शन ए जो है ये आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि टर्म अश्योरेंस रेफर्स टू डैश। देखिए, टर्म है अश्योरेंस, और अश्योरेंस को हम नॉर्मली अगर समझें तो इसे हम भरोसा कह सकते हैं। और आपको बताना है कि ये जो अश्योरेंस शब्द है ना, ये किस तरह के बिजनेस से रिलेट करेगी। ऑप्शंस हैं लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, फायर इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस और मराइन इंश्योरेंस। तो देखिए, जो अश्योरेंस है ना, भरोसा, तो भरोसा, या फिर आप कह सकते हैं कि अश्योरेंस हो गया जहाँ पर हमें पता है कि हमें जो हमारा पैसा है वो मिलेगा ही मिलेगा, दोनों ही रूपों में, चाहे वो मेच्योरिटी के रूप में हो या फिर क्लेम के रूप में हो, ठीक है ना। तो ऐसा जो शब्द है ये जुड़ा है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के साथ ही, क्योंकि जो बाकी 3 इंश्योरेंस है ना, फायर, मोटर और मराइन, ये सभी नॉन लाइफ इंश्योरेंस की कैटेगरी में आ जाती हैं, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी पे काम करती हैं। जबकि जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है ना, ये प्रिंसिपल ऑफ अश्योरेंस पर काम करता है, ठीक है। तो इसलिए जो अश्योरेंस शब्द है ना, ये लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड है। ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर आएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है डैश प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ इंश्योरेंस टू पुलिस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज अंडर मोटर व्हीकल एक्ट। आपको बताना है कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट रहता है जो कि पुलिस को या फिर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ हैं मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर, उन्हें दिखाया जाता है या उन्हें दर्शाने के लिए कि ये एविडेंस ऑफ इंश्योरेंस है। तो उस डॉक्यूमेंट का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस दी गई हैं एंडोर्समेंट, पॉलिसी फॉर्म, सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस एंड कवर नोट। अब देखिए, ऐसे डॉक्यूमेंट को ना सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा, क्योंकि देखिए जो ऑप्शन ए दी गई है एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि अगर आप अपनी पॉलिसी में कुछ चेंजेस करवाना चाहें तो एंडोर्समेंट के अंडर आप वो चेंजेस करवा सकते हैं। पॉलिसी फॉर्म तो हो गया, जिससे आप पॉलिसी करेंगे उस फॉर्म को पॉलिसी फॉर्म कह दिया जाएगा, और कवर नोट जो है वो भी यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस जो है ये हो जाता है एक एविडेंस ऑफ इंश्योरेंस, जो कि पुलिस या फिर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को आप दर्शा सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है द पॉलिसी होल्डर्स आर एक्सपेक्टेड टू पे प्रीमियम ऑन द ड्यू डेट्स। A period of 15 to 30 days is allowed as grace to make payment of premium from the due date is dash। अब देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं ना, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ड्यू डेट पर प्रीमियम दे दिया जाए, और एक 15 से 30 दिन का पीरियड अलाउ किया जाता है उन्हें, ग्रेस जिसे कहा गया है, जिसमें कि वो प्रीमियम जो है अपना ड्यू डेट के बाद भी भर सकते हैं। मीन्स ड्यू डेट जितनी तारीख को है उसके बाद 15 से 30 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है, जिसमें वो अपना प्रीमियम जो है वो भर सकते हैं विदाउट एनी लेट फी। तो उस पीरियड को आपने बताना है क्या कहा जाता है। ऑप्शंस दी गई हैं डेज ऑफ ग्रेस, डेज ऑफ इंडेमनिटी, बोथ एंड नन। तो देखिए, जैसे इसका आंसर तो खैर क्वेश्चन में ही आ गया, इसे हम कहते हैं डेज ऑफ ग्रेस, या फिर ग्रेस पीरियड भी इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कॉज ऑफ लॉस और डैमेज इज डैश। आपको बताना है लॉस मीन्स नुकसान या फिर डैमेज, उसका मेन कॉज क्या रहता है। ऑप्शंस हैं प्रॉक्सिमेट कॉज, इनडायरेक्ट लॉस, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस एंड ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, जो मेन कॉज होता है ना लॉस का, मीन्स नुकसान का जो मेन कारण है ना, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाता है प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट कॉज कह दीजिए, मेन कॉज कह दीजिए, एक ही बात है। मीन्स ये वो कॉज या कारण होता है जिसकी वजह से नुकसान एक्चुअल में हुआ है, तो उसे प्रॉक्सिमेट कॉज कहेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें पूछा गया है द कॉज ऑफ पॉसिबल लॉस सच एज फायर, विंड स्टॉर्म, थेफ्ट एक्सेट्रा इज नोन एज डैश। अब देखिए जो लॉस है, पॉसिबल लॉस है, उसका कारण, और कारण में बताया गया है कि मान लीजिए फायर हो सकती है या फिर तूफान हो गया या चोरी हो गई है ना। तो इस तरह के जो पॉसिबल लॉसेस हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है। देखिए जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया पिछले वाला, उसमें तो मेन कॉज कहा गया था। अब इस क्वेश्चन में जो है वो पूछा गया है कि पॉसिबल लॉस के कॉज है ना, जैसे कि फायर, विंडस्टॉर्म या फिर थेफ्ट हो गया, तो उन्हें क्या कहा जाएगा। ऑप्शंस हैं पेरिल, बाराट्रे, बोथ एंड नन। तो देखिए जो कॉज रहता है ना पॉसिबल लॉस का, उसे ना पेरिल कहा जाता है, और पेरिल को ना कई जगह जोखिम भी कहा गया है। और जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि पेरिल क्या होता है ना, ये रिस्क को बढ़ा देता है, ठीक है। मीन्स रिस्क हो गया खतरा, और पेरिल हो गया वो कॉज जो कि उस खतरे को और इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे, तो उसे कहा जाता है ये, है ना। तो इसलिए अब ये जो कॉज ऑफ पॉसिबल लॉस है तो उसे क्या कहेंगे, पेरिल कहेंगे। ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डैश इज अ पैकेज पॉलिसी विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट नंबर ऑफ सेपरेट पॉइंट्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको उस पैकेज पॉलिसी का नाम बताना है जो कि बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन है सिंगल पैरल पॉलिसी, ग्रुप पैरल पॉलिसी एंड मल्टी पैरल पॉलिसी, और लास्ट ऑप्शन दी गई है नन। तो देखिए इस पैकेज ऑफ पॉलिसी को कहा जाता है मल्टी पैरल पॉलिसी। देखिए मल्टी पैरल का मतलब क्या हो गया, जो अलग अलग तरह के जोखिम से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया कि मान लीजिए जोखिम जो है वो फायर से भी है, विंडस्टॉर्म से भी है, थेफ्ट से भी है, तीनों अलग अलग तरह के हो गए ना ये। तो ये जो होगी ना पॉलिसी, इसको कहेंगे मल्टी पैरल पॉलिसी, क्योंकि इस पॉलिसी में ना ये सभी जो भी अलग अलग तरह के जोखिम हैं या पैरल्स हैं उनसे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, तो इसे मल्टी पैरल पॉलिसी कहेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द प्रॉपर्टी सेव्ड फ्रॉम द लॉस। आपको बताना है कि लॉस के बाद जो प्रॉपर्टी बचती है ना पीछे, उसे क्या कहा जाता है। प्रॉफिट, सैल्वेज, स्टैंड और जेटिसन। देखिए अब इस क्वेश्चन में 4 शब्द दिए गए हैं। प्रॉफिट तो हो जाता है फ़ायदा, अब लॉस के बाद जो प्रॉपर्टी बची है उसे फ़ायदा तो ऑब्वियस सी बातें नहीं कहेंगे। स्टैंड तो इस शब्द जो है स्टैंड ना, वो तो रिलेट ही नहीं कर रहा है। और जेटिसन हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। जेटिसन क्या होता है कि समुद्री जहाज को डूबने से या खतरे से बचाने के लिए जो सामान वो पानी में फेंक देते हैं ना, उसे जेटिसन कहा जाता है। तो वो भी यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो बचा क्या शब्द, वो बचा सैल्वेज। देखिए जब नुकसान हो गया, ठीक है, उसके बाद की जो प्रॉपर्टी बचती है ना, उसे सैल्वेज कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है ये आएगा राइट आंसर। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि व्हेन अ कंपनी री-इंश्योर्स इट्स लायबिलिटीज विद द अनदर देन इट इज डैश बिजनेस। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर कोई भी कंपनी अपनी लायबिलिटीज़ मीन्स जो भी उसकी जिम्मेदारियां हैं उनको किसी और से इंश्योर करवाती है, तो ऐसे बिजनेस को क्या कहेंगे। ऑप्शन है सीजन, सेड्स, सेडिंग और नन। तो देखिए जब कंपनी अपनी लायबिलिटीज़ को, अपनी जिम्मेदारियों को दूसरी कंपनी से इंश्योर करवा रही है तो ऐसे बिजनेस को कहा जाता है सेड्स। तो ऑप्शन बी जो है ये आएगी इस क्वेश्चन में राइट आंसर। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें पूछा गया है द स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज डैश। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं तो उसमें ना जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है उसे क्या कहा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दी गई हैं कंडीशन, कवरेज, कंट्रीब्यूशन एंड नन। तो देखिए कितने क्वेश्चंस में हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर उसे क्या कहा जाता है, कवर, क्योंकि कॉमनली हम इंश्योरेंस कवर भी बोल देते हैं, है ना। तो ऑप्शन बी आएगा इसमें राइट आंसर मीन्स कवरेज। तो क्या हो गया, स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज कवरेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें पूछा गया है कि मेडिकल एक्सपेंस इंश्योरेंस इज ऑल्सो नोन एज डैश। देखिए, जो मेडिकल एक्सपेंसेस प्रोवाइड करती है, मींस ऐसी इंश्योरेंस जिसमें जो मेडिकल पे जो खर्चे हुए हैं उनको कवर किया जाता है, ऐसी इंश्योरेंस को आप क्या कहेंगे? मींस क्या हुआ कि हम बीमार हो गए, हमने ये इंश्योरेंस करवाई हुई थी, और जो हमारा खर्चा आया है इलाज करवाने पे, उसको जो हमें प्रोवाइड करेगी, उससे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, उसे क्या कहा जाएगा? पर्सनल इंश्योरेंस, लायबिलिटी इंश्योरेंस, मेडिक्लेम एंड फिडेलिटी, है ना। तो देखिए, अब तीनों ऑप्शंस या सॉरी चारों जो ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें आपको पता चल गया होगा कि मेडिकल एक्सपेंसेस इंश्योरेंस वाली कौन सी होगी। देखिए, जो सबसे पहले आ गई पर्सनल इंश्योरेंस, अब ये तो हेल्थ मीन्स हेल्थ के लिए खर्चा नहीं प्रोवाइड करेगी ना ही हेल्थ के लिए कवरेज प्रोवाइड करेगी। और जो लायबिलिटी है, ये पर्सनल लायबिलिटी हो जाती है, ये बिजनेस से रिलेटेड होती है ना। इनमें क्या होता है, जो बिजनेस से रिलेटेड जिम्मेदारियां हैं उनको ये कवर देती है। फिर फिडेलिटी इंश्योरेंस भी इसके अंडर नहीं आएगी। पर जो मेडिक्लेम है ना, वो मेडिकल एक्सपेंसेस को कवरेज प्रोवाइड करती है। तो मेडिक्लेम पॉलिसी कहेंगे कौन सी पॉलिसी को? जो कि मेडिकल एक्सपेंसेस इंश्योरेंस है, इसे मेडिक्लेम भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि रिस्क ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द फैमिलीज आर कोड अंडर डैश। अब देखिए, किसी इंडिविजुअल या फिर उसकी फैमिलीज, है ना, कोई भी इंडिविजुअल्स हो गए, उनकी फैमिलीज होगी, उनको जो कवर किया जा रहा है, किस प्रकार की इंश्योरेंस में कवर होंगे वो? ऑप्शन है पर्सनल, प्रॉपर्टी, लायबिलिटी एंड ऑल। तो देखिए, जब इंडिविजुअल उसकी फैमिली कवर हो रही है ना, तो ऐसी इंश्योरेंस को ना हम पर्सनल इंश्योरेंस की कैटेगरी में मानते हैं, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी तो ये नहीं है, लायबिलिटी भी नहीं है, तो ये कौन सी आ जाएगी? पर्सनल इंश्योरेंस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सेंट्रल ऑफिस ऑफ LIC ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट डैश। अब देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि LIC ऑफ इंडिया का सेंट्रल ऑफिस कहाँ पर है। तो देखिए, जो LIC का सेंट्रल ऑफिस है ना, वो है मुंबई में, ठीक है। ऑप्शन ए आएगी राइट आंसर। देखिए, ये तो सिर्फ LIC ऑफ इंडिया का ही पूछा गया है, आपको और भी जो वेरियस कंपनीज़ हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, अंडर डैश इंश्योरेंस लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी इज कॉल्ड एज कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है कि वो कौन सी इंश्योरेंस है जिसे कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी भी कहा गया है। तो ऑप्शंस हैं मराइन, प्रॉपर्टी, फायर और लाइफ। तो देखिए, जो फायर इंश्योरेंस रहती है, इसे कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी भी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल रिस्क। देखिए, फंडामेंटल रिस्क का एग्जाम्पल क्या नहीं होगा जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल रिस्क होता क्या है। देखिए, फंडामेंटल रिस्क होता है ऐसा रिस्क जो कि सोसाइटी को अफेक्ट करे या फिर एक लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है ना, उसे फंडामेंटल रिस्क कहा जाता है। तो ऑप्शंस दी गई हैं वॉर, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और बर्निंग ऑफ द हाउस। तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो फंडामेंटल रिस्क को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। देखिए, अगर वॉर है, मीन्स युद्ध की स्थिति है, तो एक सोसाइटी क्या पूरा देश या दो देश ही अफेक्ट हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट भी सोसाइटी को अफेक्ट करती है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई भी पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करती है। पर बर्निंग ऑफ अ हाउस, अगर एक घर जल जाता है तो उससे पूरी सोसाइटी अफेक्ट नहीं होती, इससे तो वो घर या ज़्यादा से ज़्यादा जो आसपास के 2-3 घर हैं वो अफेक्ट होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए फंडामेंटल रिस्क में जो नहीं आएगा वो ऑप्शन डी होगा, मीन्स बर्निंग ऑफ अ हाउस। चलिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि डैश इज ऑल्सो टर्म्ड एज ग्रुप रिस्क। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा रिस्क है जिसे ग्रुप रिस्क भी कहा गया है। ऑप्शंस हैं फंडामेंटल रिस्क, स्टैटिक रिस्क, प्रॉपर्टी रिस्क, लायबिलिटी रिस्क। तो देखिए, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या कहेंगे ग्रुप रिस्क को? फंडामेंटल रिस्क कहेंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि फंडामेंटल रिस्क ऐसा रिस्क है जो कि लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को अफेक्ट करता है।
तो उसे फंडामेंटल रिस्क कहा जाएगा या फिर ग्रुप रिस्क भी कहा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वो आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है फाइनल अकाउंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इंक्लूड। अब जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज रहती हैं ना उनका जो फाइनल अकाउंट होगा उसमें क्या इंक्लूड होगा, क्या कवर होगा, चेक करते हैं। ऑप्शंस दी गई हैं रेवेन्यू अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जो फाइनल अकाउंट बनेगा उसमें रेवेन्यू भी आएगा, उसमें प्रॉफिट और लॉस भी आएगा, उसमें रिसीट और पेमेंट, ये सभी चीज़ें आएंगी ही आएंगी, है ना। तो इसलिए ऑप्शन डी मीन्स ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये डी ऑप्शन जो है ये सही ऑप्शन आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज अ टाइप ऑफ रिजर्व इन इंश्योरेंस बिजनेस। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ना इसमें कहा गया है कि आपको बताना है कि जो इंश्योरेंस बिजनेस है ना उसमें रिजर्व क्या होगा, जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं। तो ऑप्शंस पहले पढ़ते हैं। अनअर्न्ड प्रीमियम रिजर्व। देखिए अनअर्न्ड का मतलब क्या हो गया, ऐसा प्रीमियम जो आपने रिजर्व करके रख लिया है, अनअर्न्ड है। दूसरा हो गया अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, ऐसा रिस्क का पैसा ये रिजर्व जो अनएक्सपायर्ड है। और आउटस्टैंडिंग क्लेम रिजर्व, ठीक है, जो अभी पड़ा हुआ है, क्लेम दिया नहीं गया है। तो देखिए ये तीनों ही है ना, जो अनअर्न्ड, अनएक्सपायर्ड और आउटस्टैंडिंग, ये तीनों ही जो रिजर्व हैं ये इंश्योरेंस बिजनेस में आ जाएंगे, ये तीनों ही इंक्लूड होंगे। तो ऑल ऑफ अबव मीन्स ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है करंट रेशो मेजर्स द डैश पोजीशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। देखिए जो करंट रेशो होता है ना वो इंश्योरेंस पॉलिसी का कौन सी पोजीशन को दर्शाता है। ऑप्शंस हैं सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड एक्टिविटी। देखिए जो करंट रेशो है मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ कंपनी, मींस कंपनी की एबिलिटी कि वो कितनी जल्दी अपने जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं उनको पे कर सकती है। मींस उनके जो छोटे मोटे से ऑब्लिगेशंस हो गए या फिर डेप्ट्स वगैरह हो गए, है ना, जो कर्जे वगैरह हैं, या और मींस शॉर्ट टर्म की जो उनकी ऑब्लिगेशंस हैं उनको कितनी जल्दी वो पे कर देती है ना, उसे करंट रेशो कहा जाता है। तो अब इन्होंने कहा है कि करंट रेशो अगर मेजर करना है ना तो वो किससे करेंगे, मींस वो सॉल्वेंसी से करेंगे, लिक्विडिटी से करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी से करेंगे या फिर एक्टिविटी से करेंगे। तो देखिए जो करंट रेशो है ना ये मेजर किया जाता है कंपनी की लिक्विडिटी से। मींस कंपनी जो है कितनी जल्दी, मींस कितनी लिक्विडिटी है वहाँ पे कि वो शॉर्ट टर्म अपने खर्चों को या फिर अपने जो कर्जे वगैरह लिए हुए हैं या जो और उनके शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ हैं उनको कितनी जल्दी पे कर देती है, उसे लिक्विडिटी वाली पोजीशन कहेंगे उसकी, ठीक है ना। तो इसलिए करंट रेशो को मेजर किया जाता है किसकी हेल्प से, लिक्विडिटी की हेल्प से। ऑप्शन बी जो है ये आएगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि डैश इज ऑल्सो नोन एज ऑल रिस्क पॉलिसी। ऑल रिस्क पॉलिसी को और क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, एक्सेस पॉलिसी, फ्लोटिंग पॉलिसी एंड एडजस्टेबल पॉलिसी। तो देखिए जो ऑल रिस्क पॉलिसी है ना इसे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी भी कहा जाता है। मीन्स सारे के सारे रिस्क को कवर करेगी ये, तो इसे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कह दीजिए या फिर ऑल रिस्क पॉलिसी कह दीजिए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस कैन बी अवेल्ड बाय पीपल एज्ड बिटवीन डैश एंड डैश। मीन्स जो हेल्थ इंश्योरेंस है ना ये कितनी एज के लोग जो हैं, मीन्स एज की लिमिट क्या है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए। तो इसकी जो लिमिट होती है ना वो 5 साल से 75 साल होएगी। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर आएगा। 5 होगी मिनिमम और 75 होगी मैक्सिमम एज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हेल्थ इंश्योरेंस शुड बी डैश। आपको बताना है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है ये क्या इसमें कंडीशंस होनी चाहिए या फिर जो भी नीचे ऑप्शंस दी गई हैं इनमें से कौन सी ऑप्शन राइट आएगी। अफोर्डेबल, कॉन्टिन्यूअस, यूनिवर्सल एंड ऑल ऑफ अबव। तो देखिए जो हेल्थ इंश्योरेंस है ना ये अफोर्डेबल भी होनी चाहिए, किफ़ायती होनी चाहिए कि हर व्यक्ति जो है वो खरीद सके।
कॉन्टिन्यूस भी होनी चाहिए कि हम इसे कॉन्टिन्यूसली आगे तक बढ़ा सकें, यूनिवर्सल होनी चाहिए, सभी के लिए होनी चाहिए ये, है ना। और ऑप्शन डी दी गई है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए जो हेल्थ इंश्योरेंस है ना, इसमें ये ए, बी और सी तीनों ही कंडीशंस जो है ये होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए डी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज अ करेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सर्विस। अब देखिए जो लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज रहती हैं या फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज रहती हैं, आपको बताना है कि जो नीचे करेक्टर्स दिए गए हैं या फीचर्स दिए गए हैं वो कौन कौन से फीचर इसमें आएंगे। तो ऑप्शंस हैं इंटेंजिबिलिटी, हेट्रोजेनिटी, इनसेपरेबिलिटी एंड ऑल ऑफ अबव। तो देखिए जो लाइफ इंश्योरेंस रहती है ना, उसके तो ये तीनों ही फीचर्स हैं। क्या क्या? सबसे पहले है इंटेंजिबिलिटी। देखिए इंटेंजिबल का मतलब होता है नॉन फिजिकल, क्योंकि जो हम इंश्योरेंस पॉलिसीज़ खरीदते हैं ये नॉन फिजिकल हैं, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। इन्हें हम इंटेंजिबल या फिर नॉन टेंजिबल भी कहते हैं। तो इंटेंजिबिलिटी भी हो गया लाइफ इंश्योरेंस का एक तो फीचर, ठीक है। फिर दूसरा दिया गया है हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी का मतलब होता है कि जिसमें अलग अलग तरह के पॉइंट्स इंक्लूड हों। देखिए जब हम लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कवरेज प्रोवाइड की जाती है, अलग अलग तरह के राइडर्स हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से मिल जाते हैं और अलग अलग तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी भी हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से मिल जाती हैं। तो हेट्रोजेनिटी भी इसका फीचर आ गया। और नेक्स्ट है इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का मतलब होता है जिसे कि अलग ना किया जा सके। अब देखिए इसका मतलब है कि जो आपको फीचर्स दिए गए हैं या जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसेस किए गए हैं वो सारे के सारे आपको मिलेंगे, इनसेपरेबल होंगे वो। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा ना वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये तीनों ही मीन्स इंटेंजिबिलिटी, हेट्रोजेनिटी और इनसेपरेबिलिटी, ये तीनों ही लाइफ इंश्योरेंस के फीचर्स में आएंगे या करेक्टर्स में आएंगे। तो डी जो ऑप्शन है ये है इसका राइट आंसर। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें पूछा गया है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन डैश। अब देखिए LIC की एक और शाखा है जिसे कि LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड भी कहा जाता है। आपको बताना है कि उसकी स्थापना कब हुई। तो देखिए उसकी स्थापना हुई थी 1989 में, ठीक है। तो आपको याद रखना है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1989 में। तो ऑप्शन बी जो है वो आ गया राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।